27 अक्टूबर 2023 को यूएस ने एक नया न्यूक्लियर बॉम्ब B6113 बनाने और जल्दी उसके टेस्ट करने की अनाउंसमेंट कर दी, जो कि 1945 में हिरोशिमा पर गिराए बॉम्ब से 24 टाइम्स ज्यादा बड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि भगवान ना करे और कभी ऐसा होगा भी नहीं, बट सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए, अगर ये बॉम्ब दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पर गिरता है तो राष्ट्रपति भवन के 800 मीटर रेडियस वाले एरिया में 6 लाख लोग लिटरली भाप बन के एक झटके में मर जाएंगे। इसके आगे करीब 1.5 किलोमीटर के एरिया में सारी बिल्डिंग्स मिट्टी में मिल जाएगी और डेटोनेशन साइट के 3.21 किलोमीटर रेडियस यानी कि इन एरियाज के बचे कुचे लोग अगले 1 महीने के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन से मारे जाएंगे। इसके बाद भी जो लोग बच गए उनको भी कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो जाएंगी। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब से भी 26 टाइम्स ज्यादा खतरनाक बॉम्ब को यूएसए आज की तारीख में क्यों बना रहा है। अब ये बात में भी आपके लिए एज एन आउटसाइडर आपको अजीब लगे, बट यूएसए में ये एक आम बात है और मैं आपको बताता हूं आगे क्यों। बट डू यू नो, एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ चाइना, दो यूएस के सबसे बड़े राइवल देश, वो तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जिसके सामने यूएसए का ये बॉम्ब तो एकदम चाय कम पानी है। वेल फ्रेंड्स, आज से पहले आई डोंट नो कि आपने वर्ड सुना भी होगा कि नहीं, बट न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इज अ वेरी रियल थिंग और आज के इस वीडियो में आप इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हो। लेकिन उससे पहले चलिए ये समझ लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि ये बॉम्ब यूएस ने इजराइल हमास वॉर के लिए नहीं बनाया है, जबकि बहुत सारे सबूत इसके तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं। सो जैसे कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में यूएस पर मिडिल ईस्ट में 19 बहुत बड़े बड़े अटैक्स हुए और इस वजह से प्राइमा फेसी ये बिल्कुल लग रहा है कि यूएसए शायद उन्हीं अटैक्स और उन्हीं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को डिटर करने के लिए ये बॉम्ब बना रहा है। सो अब आखिर यूएसए ये बॉम्ब बना किस लिए रहा है? लेट मी रिवील दैट फॉर यू। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ न्यूक्लियर पॉलिटिक्स। रीजन नंबर 1, टू डेटर एडवर्सरीज। तो आज के तारीख में फ्रेंड्स, यूएसए ये बॉम्ब मजबूरी में भी बना रहा है क्योंकि यूएसए के दो बड़े दुश्मन देश रशिया और चाइना ने इतनी बड़ी सीक्रेट तैयारी कर रखी है कि अगर वो चाहे तो एट द क्लिक ऑफ अ बटन वो पूरे के पूरे यूएसए को नक्शे से मिटा सकते हैं। और ये बात मैं नहीं बल्कि खुद यूएस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं। यूएस में न्यूक्लियर पोस्टर रिव्यू नाम की एक न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें क्लियरली ये लिखा था कि 2030 तक यूएस को रशिया और चाइना से मेजर न्यूक्लियर चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल रशिया के पास जो मॉडर्न आर्सनल्स है वो इतने ज्यादा है कि उनसे अमेरिका को मेजर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस करना पड़ेगा। देखो, आज के तारीख की बात करें तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया और यूएस के पास ही है। रशिया के पास 5889 और यूएस के पास 5224। इनके अलावा तीसरे नंबर पर आता है चाइना, जिनके पास 410 है, और इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास 164 और 170 बॉम्ब्स रिस्पेक्टिवली है। अब उस रिपोर्ट में एक और मेजर रिविलेशन ये किया गया कि आने वाले 10 सालों में चाइना और 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने वाला है और इसीलिए जाहिर है यूएसए को भी इन दोनों देशों से मेजर न्यूक्लियर थ्रेट्स हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों देश एलाइज हैं। और इसीलिए खुद यूएस गवर्नमेंट ने B6113 के प्रेस रिलीज में बताया कि यही वन ऑफ द मेन रीजंस है कि उन्होंने B6113 बॉम्ब बनाने का प्लान किया है। अब इस इतने बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब को इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी यूएस की कांग्रेस, जिसमें ऑपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी स्ट्रांग है, उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हुए ये बताया कि इस एक बॉम्ब से कुछ नहीं होगा। यूएस अभी भी अपने दुश्मन रशिया और चाइना से काफी पीछे है। अब ऑपोजिशन का ये बयान सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि देश की सिक्योरिटी को लेकर ये ऑपोजिशन पार्टी कितनी कंसर्न्ड है। एंड वेल, लेट मी टेल यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये पूरा मांजरा है न्यूक्लियर बॉम्ब पॉलिटिक्स का, जो वहां के पार्टीज काफी टाइम से करते आ रहे हैं। एंड एग्जैक्टली यही है बॉम्ब बनाने का दूसरा रीजन, यूएस इंटरनल पॉलिटिक्स। दरअसल न्यूक्लियर वेपन्स यूएस में प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट बटोरने में बहुत काम में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1980s के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हुआ था। इस इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट रोनाल्ड रीगन ने यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के न्यूक्लियर पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया और कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो मिलिट्री और न्यूक्लियर आर्सनल को और भी ज्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे। और इसी वजह से इस नारे के साथ रीगन एक सिटिंग प्रेसिडेंट को हराकर चुनाव जीत भी गए और इसीलिए तभी
से ही शायद ये एक ट्रेडिशन बन गया कि उन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं जो कि एक्सट्रीमली प्रो न्यूक्लियर स्टैंस रखते हैं। इसी ट्रेडिशन को आप आज भी देख सकते हो, जैसे कि यूएस के दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की पसंद दो अलग अलग न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और दोनों के क्लेम्स है कि हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब दूसरे के बॉम्ब से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेमोक्रेट पार्टी B6113 के फेवर में है और रिपब्लिकन पार्टी B83-1 को पसंद करती है। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी के ओबामा ने अपने प्रेसिडेंसी के टाइम पे B83 न्यूक्लियर बॉम्ब को रिटायर कर दिया था, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही B83 बॉम्ब्स का रिटायरमेंट कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के बाइडेन ने फिर से B83 बॉम्ब्स को रिटायर करने का ऑर्डर पास कर दिया। बेसिकली न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज कहीं पर नहीं हो रहा है, लेकिन जिसकी सरकार उसका न्यूक्लियर बॉम्ब बनता या कैंसिल होता है। अब बताए गए दो रीजंस के अलावा बॉम्ब बनाने के प्लान का तीसरा रीजन आपको थोड़ा आयरॉनिक लगेगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं। वेल, वो ये है कि प्रेसिडेंट के हिसाब से पुराने 5 न्यूक्लियर बॉम्ब से आधा खर्चा इस एक नए बॉम्ब में लगने वाला है। अब वो कैसे? तो देखो, आज जो B6113 बन रहा है ना, उस B61 सीरीज के बॉम्ब 1960 से ही बनने शुरू हुए थे और आज उस सीरीज में सिर्फ B61 4, 7, 10, 11 और 12 वर्जन्स ही ऑपरेशनल है और इन्हीं पुराने बॉम्ब्स को मेंटेन करने का खर्चा $10 बिलियन आता है। इसी खर्चे को कट डाउन करने के लिए यूएस B61 न्यूक्लियर बॉम्ब का 13th वर्जन बना रहा है, जिसका खर्चा आयरॉनिकली ऑफिशियल्स के हिसाब से सिर्फ $800 मिलियन आने वाला है। और अब बात करते हैं बॉम्ब बनाने के पीछे के आखिरी रीजन के, जो है इसकी मदद से यूएसए का दुनिया भर में अपना दबदबा बढ़ाना। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात आपको बताता हूँ। क्या आप जानते हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस ने जब जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए थे और उनके 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी को तहस महस कर दिया था, इस पूरे हादसे में अनफॉर्चुनेटली जापान सिर्फ एक बकरा ही बन गया था, क्योंकि यूएसए का असली निशाना तो यूएसएसआर था। बात दरअसल ऐसी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 फ्रंट्स पर लड़ाई चल रही थी, पहला यूरोप और दूसरा पैसिफिक। लेकिन 7 मई 1945 को जर्मनी के सरेंडर के साथ यूरोप फ्रंट पर वॉर खत्म हो गया। इसके बाद जर्मनी को कंट्रोल करने के लिए जर्मनी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ईस्ट जर्मनी का कंट्रोल यूएसएसआर को मिल गया और वेस्ट जर्मनी का कंट्रोल यूएसए ने ले लिया। अब क्योंकि यूरोप की लड़ाई खत्म हो चुकी थी, तो यूएसए को इस बात का अंदेशा लग गया कि यूएसएसआर शायद अब पैसिफिक की लड़ाई में कूदेगा, जिस पैसिफिक में अभी तक लड़ाई सिर्फ यूएसए और जापान के बीच हो रहा था। अब जाहिर है, यूएसएसआर भी अगर जापान के खिलाफ लड़े तो डेफिनेटली उसमें यूएसए का ही फायदा है, लेकिन यूएसए ने सोचा कि जीत के बाद फिर जापान को भी जर्मनी की तरह उन्हें साला यूएसएसआर के साथ शेयर करना पड़ेगा, जबकि यूएसए जापान का सोल कंट्रोल चाहता था। अब यूएसए ने सोचा यूएसएसआर को इस रेस में हराने का और अपने हेजीमनी को कायम रखने का एक ही तरीका हो सकता है, जापान को जल्द से जल्द घुटनों के बल पर ले आया जाए, और वो भी ऐसे कि दुनिया और स्पेशली यूएसएसआर देखते ही रह जाए। अब सबसे अनफॉर्चुनेट बात सुनो। हिस्टोरियन गर एल्पेरोविट्ज ने 1965 में पब्लिश्ड अपनी बुक एटॉमिक डिप्लोमेसी हिरोशिमा एंड पोट्सडैम में लिखा हुआ है कि जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब यूएसए ने सिर्फ और सिर्फ सोवियत पर अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए किया था, ना कि जापान को हराने के लिए, क्योंकि जापान वैसे भी जल्द ही सरेंडर करने ही वाला था। सो नाउ जस्ट इमेजिन ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स कितना बड़ा दलदल है और इसमें न्यूक्लियर डिप्लोमेसी या न्यूक्लियर पॉलिटिक्स कहो कितना नास्टी होता है। अक्सर 2 बड़े ग्लोबल सुपर पावर्स लड़ते हैं अपने हेजीमनी के लिए, लेकिन उनकी लड़ाई में पिस जाता है एक दूसरा देश। लेकिन यूएसए का ये न्यूक्लियर पॉलिटिक्स यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।